आपका एक ओहदा भी चीफ सेक्रेटरी का है, और दूसरी ये जो कानून आया कि जम्मू कश्मीर में अब 25 लाख वोटर जो है एनरोल हो सकते हैं, क्या आपको लगता है इससे फ़ायदा या नुकसान है? कानून के तहत होगा, जो बाकी स्टेट्स में होता है, बाकी यूनियन टेरिटरीज में, उसी के हिसाब से होगा। तो इसमें फ़ायदा नुकसान की तो बात है ही नहीं। कि अपनी पार्टी जो है इंडायरेक्टली कहती है कि अगर 25 लाख का इंक्लूजन होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि 25 लाख का फिगर अभी कंफर्म नहीं है। अगर होता है आपको कोई दिक्कत नहीं? हम तो ये कह रहे हैं कि सारा अगर कानून के तहत हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जल्द ही इलेक्शन आने वाले हैं, और इलेक्शन के आने के नज़दीक जो फैसले हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और जैसे कि लगातार एक कंट्रोवर्सी जो कश्मीर वैली में ज़्यादा हिट हुई, और 25 लाख जो वोटर का बताया जाता है कि जो नॉन लोकल वोटर है जम्मू कश्मीर में आएंगे, और वो टेम्परेरी जितने भी रेजिडेंट हैं वो अपने आप को एज अ वोटर इनरोल करा सकते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया जी, जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी में रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका एक ओहदा भी चीफ सेक्रेटरी का है, और दूसरी ये जो कानून आया कि जम्मू कश्मीर में अब 25 लाख वोटर जो है एनरोल हो सकते हैं, क्या आपको लगता है इससे फ़ायदा या नुकसान है? देखिए, अभी ये विवाद का विषय बन गया है, और अभी कोई पक्का फैसला तो हुआ नहीं है। समरी रिवीजन जो है इलेक्टोरल रोल्स उसकी शुरुआत हुई है। अभी 25 लाख का आंकड़ा कहाँ से आया, ये भी क्या कहते हैं, डिबेट का विषय है। और इस वक्त ये सारे आंकड़े जो आए हैं मैदान में वो सारे स्पेकुलेटिव हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि 2011 से रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स का। 2011 से जो आज तक बालिग हो गए हैं 18 साल के, वो तो ऐड होंगे ही। वो कितने ऐड होंगे कितने नहीं होंगे वो देखने की बात है। तो मैं समझता हूँ ये विवाद जो शुरू हुआ, बाकी जमातों ने एकदम इसके पीछे साजिश देखी कि ये तो डेमोग्राफिक चेंज करने की साजिश है। लेकिन हमारी अपनी पार्टी और अल्ताफ़ बुखारी साहब जो प्रेसिडेंट है, वो ये मान के चले कि कई बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की जाती है या बात शाया की जाती है, उसमें कम्युनिकेशन गैप भी रह जाता है। तो उन्होंने कहा बिफोर वी रिएक्ट, हमें एक क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए सरकार से। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन ली। उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन आई, किसी हद तक मामला थम गया। और भी क्लैरिफिकेशन लेंगे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर इस तरह का प्रोविजन लाया जाता है जम्मू कश्मीर में, इस तरह के वोटर जम्मू कश्मीर में आते हैं जो जितने भी टेम्परेरी रेजिडेंट यहाँ पे हैं, तो क्या उससे आप एक जम्मू कश्मीर की अच्छी पोस्ट पे रह चुके हो? क्या आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर की, जैसे कश्मीरी नेता कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को खतरा है, जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को खतरा है, क्या इस तरह के कोई कुछ देखिए, नुकसान पहुँच सकता है? जो भी होगा वो कानून के तहत होगा, जो बाकी स्टेट्स में होता है, बाकी यूनियन टेरिटरीज में, उसी के हिसाब से होगा। तो इसमें फ़ायदा नुकसान की तो बात है ही नहीं। अब पॉलिटिकल पार्टीज वोट मांगने जाती हैं, जैसे जिनका एजेंडा लोग एक्सेप्ट करते हैं उनको वो वोट देते हैं। लेकिन फ़ायदा नुकसान की बात कहाँ से? फ़ायदा नुकसान की बात तो ज़रूर है ही। अगर हमने अपना नेता चुनना है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनना है नेता, अपने किस तरह का होगा। अगर बाहर का कोई लोग आता है वो किसी को भी वोट देता है, तो दैट मीन्स मैनिपुलेशन हो रही है। तो आपको नहीं लगता इससे नुकसान हो सकता है? जम्मू कश्मीर के लोगों को जिसका नेता चुनना चाहिए था, वहाँ कोई और अपनी राय दे रहा है, तो दैट मीन्स इंडायरेक्टली हिट तो करेगा शायद हमारे जम्मू कश्मीर। प्रोविजन जो है एक्ट में है, पर्सन हु इज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। अब उसका क्या डेफिनेशन है वो तो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ही करेंगे। ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, तो मुझे नहीं खदशा लगता कि कोई जो बाहर का आदमी है वो यहाँ आके वोट डालेगा, जो यहीं पे रहने वाले हैं। दैट मीन्स कि अपनी पार्टी जो है इंडायरेक्टली कहती है कि अगर 25 लाख का इंक्लूजन होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि 25 लाख का फिगर अभी कंफर्म नहीं है। अगर होता है आपको कोई दिक्कत नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि सारा अगर कानून के तहत हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। जो बाकी स्टेट्स में कानून है, हम नहीं मानने को अभी तैयार कि जिससे जो हिसाब से क्लैरिफिकेशन आई है कि कोई इसके पीछे डेमोग्राफिक चेंज की साजिश है। अगर हमें भनक आई, आइंदा जो क्लैरिफिकेशन आएंगी या आइंदा जो आंकड़े आएंगे, तो हम ज़रूर इसके लिए लोगों की बात उठाएंगे। अब मुझे बताइए कि आपने बहुत करीबी से देखा जम्मू कश्मीर को। जब भी इलेक्शन होते थे कोई और मुद्दा होता था, लेकिन अब जो इलेक्शन हो रहे हैं उसका मुद्दा ये है कि 370 को वापस कौन लाएगा। हालांकि आपने भी सुप्रीम कोर्ट में नॉक किया डोर की 370 वापस चाहिए, और कश्मीर में कुछ ऐसी पॉलिटिकल जमातें हैं जो एक प्लेटफॉर्म पर जाती हैं और वहाँ से 370 को वापस मांगते हैं। तो आपका क्या विषय था, आप क्यों नहीं उनके साथ मिले जब आपका भी वही था कि 370 को वापस लाना है? जो पीएचडी की जमात है उनका भी यही है कि 370 को वापस लाना है, फिर आपके बीच में इतनी दूरियां क्यों? देखिए, हमारी पार्टी जब वजूद में आई वो उस वक्त आई जब सियासी माहौल में सन्नाटा था, सब बड़े बड़े लीडर जेल में थे।
हमारे जो नेता लोग थे जो इकट्ठे आए, उन्होंने कहा कि अब बहुत कुछ हो गया है, हम बहुत नुकसान हो गया जनता का, अब जनता को सच बोलना पड़ेगा, जो मुमकिन है वही उनको बोलना पड़ेगा, वो वादे करने पड़ेंगे जो मुमकिन हो सके, कोई झूठे ख्वाब नहीं देखने पड़े। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने ये कहा कि 370 जो है वो हट गया है, एक प्रक्रिया के तहत हटा है, और एक उस पार्टी ने हटाया है जिसने अपने एजेंडा में भी कहा था कि जब हमें मेजॉरिटी आएगी तो हम हटा देंगे। लेकिन ये इन्होंने जो हटाया उससे हमें भी दुख हुआ, हमारी एक स्पेशल स्टेटस कम हो गई। तो हम मगर एक बात कहना चाहते हैं कि ये छाती पीटने से वापस नहीं आएगा 370। ये हमने लोगों से कहा, ये अगर आएगा वापस तो एक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के तहत आएगा, और सुप्रीम कोर्ट के पास हम भी पिटीशन दायर करके गए। तो हमने कहा कि लेट अस वेट फॉर द वर्डिक्ट, और तब तक हम अगर छाती पीटते रहे सब कुछ रुक जाएगा, वो सही नहीं है। हमें डेवलपमेंट की बात करनी है और वो करते रहेंगे हम। और हमने डेवलपमेंट की बात करते रहे और हमने लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए कि ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं कि हम 370 वापस लाएंगे, ज़रा उनसे पूछिए कि वो कैसे वापस लाएंगे। हम तो सीधी बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए। भाजपा कहती है कि 1 नेशन 1 रूल है और हमने 370 को हटाया। अब मुझे बताइए कि ये कैसा 1 नेशन 1 रूल है जहाँ पे कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे 371 अप्लाई है? क्या आपको लगता है कि भाजपा भी एक तरफ से जनता को मैनिपुलेट कर रही है, जहाँ पे 1 नेशन 1 रूल की थ्योरी बता रही है, और वहीं पे कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अपने कानून भी हैं? जो 371 है उसमें पॉलिटिकल निज़ाम में दखल नहीं है। वहाँ पे तो कल्चर को प्रिजर्व करने की बातें हैं, मिज़ोरम में, वहाँ नागालैंड में जो भी हैं। तो यहाँ पे तो अजूबा यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपने एक स्टेट को 370 के तहत 2 झंडे दे रखे थे, एक प्राइम मिनिस्टर दे रखा था, सदर रियासत दे रखा था, जो कि बाकी रियासतों में नहीं था। और आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि ये टेम्प्रेरी प्रोविज़न है। तो जब इसको हटा दिया गया तो इस गरज से हटाया कि साहब ये भी एक जम्मू कश्मीर भी बाकी रियासतों की तरह मुल्क का हिस्सा बनेगा, इसमें कोई स्पेशल स्टेटस नहीं रहेगा। अब ये बात उन्होंने सरकार ने, मरकज़ी सरकार ने ठीक की नहीं की, कानूनन की, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत की, वो तो जब सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी तब उभरेंगी। हमारा तो इस वक्त ये कहना है कि साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया के तहत, पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी के तहत, मेजॉरिटी वोट के तहत एक कानून बनाया गया और पुराना जो निज़ाम था वो हटाया गया। आपको क्या लगता है कि वाजपेयी जी जब 2000 में आए प्राइम मिनिस्टर थे वो, कि तब क्यों नहीं 370 हटा और 2014 में क्यों हटा? अगर वाजपेयी जी भी चाहते तो वाजपेयी जी को तो बहुत अच्छा माना जाता था नेता, और उनको बहुत समझदार नेता माना जाता था। क्या आपको लगता है क्या वजूहत रही कि तब उनको उन 2 झंडों से प्रॉब्लम नहीं हुई जो आज भाजपा को 2 झंडों से प्रॉब्लम याद करेंगे? क्या इसका जवाब तो वाजपेयी साहब नहीं दे पाएंगे, बीजेपी देगी। आप एक एनालिसिस कर सकते हैं। ये देखिए ना, एक आपके याद होगा जब भी मैनिफेस्टो बीजेपी का आता है किसी भी इलेक्शन, उसमें वो कहते हैं 370 हटाएंगे। और जो लेटेस्ट इलेक्शन में उन्होंने मैनिफेस्टो दिया उसमें कहा कि अगर हमें मेजॉरिटी आई पार्लियामेंट में तो हम 370 हटाएंगे। तो वाजपेयी जी के वक्त में मेजॉरिटी उनके पास आई नहीं, तो उनके एजेंडा में भी यूनिफाइड सिविल कोड की बात थी, बट ऑल दैट वाज सब्जेक्ट टू देम गेटिंग अ मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट सो दैट दे कुड इनैक्ट अ लॉ। इस बार पहली बार बीजेपी को मेजॉरिटी आई पार्लियामेंट में, और उन्होंने वो जो कहा था, वादा किया था, वो अपने हिसाब से हटा दिया। अब हम कश्मीर में, जम्मू में इस बात से बड़ी दुखी हुए, हमें सदमा लगा कि ये क्यों कर दिया इन लोगों ने। तो हम मगर हकीकत पसंद पार्टी, हम कहते हैं कि अब कर दिया इन्होंने, एक प्रक्रिया के तहत करा, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है उनके लिए रुकें। अब PhD आप सब देखिए इकट्ठी हुई इसी बात पे कि 370 हम हटवा देंगे। उन्होंने DDC इलेक्शन भी लड़ा इसी नारे पे कि हम 370 वापस ले आएंगे। ठीक है, वोट भी मिले, लेकिन तुरंत उसके बाद उन्हीं के जो सदस्य थे वो आपस में पूछने लगे कि भाई हमने तो कहा 370 वापस लाएंगे, लेकिन लाएंगे कैसे? जब उनको उसका जवाब नहीं मिला तो वो निकल गए। आपके सजाद लोन साहब निकल गए, आपके अशरफ बुखारी साहब निकल गए, और बहुत सारे निकल गए इसी बात पे कि शायद हमने गलत वादा किया। तो हम वो गलत वादा नहीं करते हैं कि हम ले आएंगे, हम कहते हैं हाँ हम कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हम अपनी दलील रखेंगे और उनके वर्डिक्ट का। एक और सवाल ये है कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जब ऑल पार्टी मीट थी इस 25 लाख को जो कंट्रोवर्सी उसको लेके, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल नेताओं ने कहा
कि आज साफ साफ हुआ जिन पार्टीज़ को बी टीम कहते थे वो पार्टियां इसमें शामिल नहीं, हालांकि शिवसेना शामिल थी आलपोटी मीट में। आप लोगों ने वहाँ से किनारा बनाया और आपको तब भी बी टीम उन्होंने करार दिया कि आज साफ साफ दिखा कि कौन सी भाजपा की पार्टियां हमारे साथ शामिल नहीं होगी। इसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं आप? देखिए ना, हम तो ये कह रहे हैं कि हम हंगामा आराइज बातें नहीं करते हैं। उन्होंने सारी कुछ बातें सुने बगैर लोगों को गुमराह करने के लिए एक सेंसेशन क्रिएट कर दिया जी, डेमोग्राफी चेंज करने की बात। हमने सिर्फ ये कहा कि हमें पहले सुनने दीजिए, समझने दीजिए कि इन्होंने क्या मुद्दा क्या है, मकसद क्या है। डेमोग्राफिक चेंज की अगर साजिश है तो हम आपके साथ हैं, अगर पहले सुनने तो दीजिए, समझने दीजिए। हमने क्लैरिफिकेशन मांगी, दूसरे दिन क्लैरिफिकेशन आई, तो उससे ये तो इत्मीनान हुआ कि ज़्यादा लोग जिनका इजाफा वोटर लिस्ट में होगा वो होंगे जो बालिग हो जाएंगे अक्टूबर 18 प्लस हैं, 18 प्लस जो हो जाएंगे उनका इजाफा ज़्यादा होगा। और बाकी जहाँ पे ग्रे एरियाज़ हैं जो जिनकी क्लैरिफिकेशन आने की अभी ज़रूरत है, वो क्लैरिफिकेशन आएगी। लेकिन हमने यही कहा कि अब देखिए इस बात पे इकट्ठा हो गई, मीटिंग कर ली थी इन्होंने, महबूबा जी भी आए, फारूक साहब भी, कि बहुत ज़बरदस्त कोई साजिश बन रही, पक रही है, इकट्ठे आए, दूसरे दिन अलग हो गए। ये भी समझने की बात है, क्यों आए इकट्ठे और क्यों अलग हो गए। और फिर उन्होंने आगे चल के एनसी ने कहा कि हम तो अकेले ही लड़ेंगे। ये भी सवाल मैंने आपको पूछना था, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। आप एक बड़े ओहदे से रिटायर हुए हैं, आपने क्या सोच के अपनी पार्टी ज्वाइन की? क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, अपनी पार्टी ही चूज़ किया। मैं एनसी में ही था पहले, क्योंकि मैंने एनसी को एज एन ऑफिसर देखा था, शेख साहब के वक्त से मैंने काम किया था फारूक साहब को। तो मैं समझता था ये बड़ी सेक्युलर पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है, पीपल फ्रेंडली पार्टी है और शिद्दत से लोगों की बात करने वाली पार्टी, इसलिए मैं ज्वाइन किया। बाद में मैंने देखा इनमें एक तब्दीली सी आ गई है, ये उन बातों पे से अलग हो गए हैं जिन बातों के लिए वो जाने जाते थे। ये कश्मीर सेंट्रिक बन गए हैं और जो सेक्युलरिज्म जो उनकी एक पहचान थी उसमें वो चरमरा सी गई है। तो फिर मैं वहाँ से निकल के मैंने देखा कि अपनी पार्टी एक नई बात करना चाहती, एक नई दिशा देना चाहती है जम्मू कश्मीर की सियासत को। क्योंकि मैं समझ गया था कि जो खोखले नारे लगाए गए, जो ऐसे वादे किए गए जो कभी ताबीर में नहीं लाए जा सकते थे, उनकी वजह से जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत नुकसान पहुंचा। हमने ऑटोनॉमी की बात करी, हमने सेल्फ रूल की बात करी, हमने अचीवेबल नेशनहुड की बात करी। तो मैंने सोचा ये तो नहीं है, मगर अपनी पार्टी जो कह रही है कि हम ये सब बातें भूल जाएंगे, हम ये कहेंगे कि पीछे देखकर आगे चलने में बड़ी दुश्वारियां हैं, अब पीछे जो हो गया है वो हो गया, अब हमें आगे चलना है और आगे चलते चलते खुशहाली की मंजिल तक पहुंचना है, डेवलपमेंट के रास्ते पे। और ये मान के चलना है कि हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं और मरकज़ी सरकार के साथ हमारा वास्ता है, क्योंकि हम एक रियासत है, एक फेडरल सिस्टम में काम करते हैं, मरकज़ी सरकार के साथ हमारा राब्ता रहना चाहिए। अब ये इत्तेफाक है कि इस वक्त बीजेपी है, वहाँ मरकज़ी सरकार, अब कोई और मरकज़ी सरकार होगी तो हम उनके साथ राब्ता करेंगे। जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है एक कन्फ्लिक्ट जोन है और इसकी बाउंड्रीज में जंग लग रही है। और जिस तरह आपने भी बात की कि हम बिजली के यूनिट्स फ्री देंगे, हमें वोट दीजिए, जैसे अरविंद केजरीवाल फ्री बीज चला रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री बीज चाहिए या जम्मू कश्मीर के लोगों को जो कन्फ्लिक्ट जोन है यहाँ पे पहले उसका इलाज चाहिए? आपकी पॉलिटिकल पार्टी किस तरह जम्मू कश्मीर के जो कन्फ्लिक्ट जोन है उससे लड़ेगी या जम्मू कश्मीर में शांति पैदा करेगी? क्योंकि शांति एक बहुत बड़ा मसला जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर का मसला फ्री बीज नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि शांति तभी आ सकती है जब हम ये मान के चलें कि कुछ इश्यूज़ हैं रियासत के बारे में जिनमें हमारा दखल नहीं हो सकता एज ए स्टेट। हम चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन हमारे हिसाब से हमें ये अधिकार नहीं है कहने का कि पाकिस्तान से बात करिए, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में हम वो अधिकार दे चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये फॉरेन अफेयर्स का मामला है, तो इसमें क्यों हम दखल दें? कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का जो दायित्व है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और उन पर हम छोड़ देते हैं, ये कहते हुए कि आप जल्द से जल्द जिस तरह से हो सके इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा दीजिए ताकि जम्मू कश्मीर की जनता डेवलपमेंट के रास्ते में बाधा के बगैर चल पाए। तो इसमें मुझे नहीं लगता कॉन्फ्लिक्ट है कोई हमारे और बाकियों के सोच में। हम तो कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, ये फॉरेन पॉलिसी का मामला है। लेकिन
हम चाहेंगे कि जब जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार आएगी तो आप भी कुछ रोल निभाएंगे उसमें? रोल तो निभाएंगे, हम यही तो कहेंगे कि साहब हमने भी बातें जो की, बाकियों ने भी बातें की, उसकी वजह से आजकल आपने देखा सीज फायर हो गया है बॉर्डर पे। वो हम बातें करेंगे कि आप क्या कहते हैं, शांति लाइए, मगर हम समझते हैं कि ये हमारा दायित्व नहीं बनता कि आप पाकिस्तान से बात करिए, मिलिटेंटों से बात करिए, वो आपका दायित्व बनता है। लेकिन जिस तरह से भी हो सके हमें शांति दीजिए, ताकि यहाँ की जनता जो परेशान रही है इतने साल, 32 साल 90 के बाद और 47 साल के बाद इतना अनस्टेबल अनसर्टनी रही है, वो दूर हो जाए। एक अहम सवाल ये है कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने पार्टी स्टार्ट की, उन पर भी एलिगेशन बहुत सारे लगे कि आईबी ने प्लांट किया या किसी और ने, सेंटर ने प्लांट किया। और जब आपकी पार्टी शुरू हुई, जाहिर सी बात है, जो 5 अगस्त 2019 के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी बनी वो कश्मीर घाटी से बनी, और ये एलिगेशन लगे कि पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनी कि वो वोट काटेंगी कश्मीर जोन में। अब मुझे बताइए कि आपकी पार्टी को टैग लगा बीजेपी का, बी टीम का, और टैग को मिटाते मिटाते बहुत टाइम लगता है, आपको पता है। जब आपके जो नेता हैं वो पीडीपी से निकल के अपनी पार्टी में आए, ये वही बात हुई कि शराब पुरानी और बोतल नई। इसको किस तरह आप दोहेंगे इस दाग को, और किस तरह आप जस्टिफाई करेंगे कि यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ बीजेपी, यू वांट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल्स? We are not part of the BJP. We have no alliance with the BJP, and we are. But some political party alleges that you are... The political party alleges, the media alleges that we are a B team, party. Media is not alleges, because some political parties, they openly said. What do they mean by saying this? That we are going to be unfair to the people of Jammu and Kashmir in our governance, or has the BJP been unfair? We are saying that we are here to raise the issues of the people of Jammu and Kashmir, and the issues that we have raised are unemployment. The issues that we have raised are poverty. Issues that we have raised are the administrative chaos that is going on, the unresponsiveness of the government. The issues that we have raised are pertaining both to Jammu and Kashmir. कि जम्मू में जो मसले हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं बहुत सारे हमारे नौजवान जो, तो उनको हम शिद्दत से उभार रहे हैं। और बीजेपी से हम कह रहे हैं कि आपका जो रिस्पांस है 370 हटाने के बाद स्टेट के लिए, वो फ्रेंडली रिस्पांस नहीं है। प्लीज़ शो अ ह्यूमेन फेस टू द पीपल। सो आप मिलिटेंसी को तो डील कर रहे हैं, करिए, लेकिन लोगों के जज्बात को समझ के, कश्मीर का मिजाज अलग है, जम्मू का मिजाज अलग है, इन दोनों को समझ के उसी हिसाब से आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए, ताकि जो 370 हटाने के बाद ज़ख्म लगा है उसको भरने में मदद हो। तो हम ये बीजेपी की बी टीम कहना भी गलत है। हाँ, ये जैसा मैंने कहा इत्तेफाक है। अगर हमें कोई बात रेज़ करनी है जम्मू कश्मीर की, जो मरकज़ को हल करनी है, तो हम मरकज़ से ही वो कहेंगे। उसका मतलब ये तो नहीं है। और हाँ, ये हम जाके मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के हैं, वो तो इत्तेफाक है। हम लेकिन उनके साथ मिलके हम तो लोगों के, आवाम की बात, आवाम के मसलों की बात करते हैं। देखिए, आपने डोमिसाइल हमने करवाया, हम जो 370 35 से हटाने के बाद जो एक खलबली मची, हमने शिद्दत से उठाया मसला और उनसे कहा कि साहब एटलीस्ट डोमिसाइल का रूल तो बना दो कि 15 साल जो यहाँ रहे हैं वही ज़मीन खरीद सकते हैं। हमने नौकरियों का मसला उठाया, नौकरियों का मसला भी मनवाया कि हाँ, बाहर से आके यहाँ कोई नहीं नौकरी ले सकता। तो हमने मसला उठाया तो दिल्ली की सरकार से उठाया, बीजेपी की सरकार से नहीं उठाया। तो हमको बीजेपी का बी टीम कहें, ये हमें तो नहीं समझ में आती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल हैं, अगले सेशन में आपको और पूछेंगे। ये थे मेरे साथ अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया जी। लगातार जो अपनी पार्टी पे इलेक्शन लगते हैं और 25 लाख की जो वोटर्स पे जो कंट्रोवर्सी खड़ा हुई है, उन सब पे सवाल थे, इनने क्या कुछ जवाब दिए, आप किस तरह इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।